ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रातू को सूरज जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा। एक 13 साल का बच्चा किसी के घर ना, मैंने उस समाज को देखा और उस समाज ने जिस घर में मैं गई उस घर ने मुझे कभी भी, मेरे जो अपने नुक्ते में बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कभी वहाँ बैठ के उनके साथ कभी खाना नहीं खाया, कभी वो लोग मेरे आसपास बैठते नहीं थे। मेरे से बहुत, मुझे मतलब एक अछूता माना जाता था। वो इसलिए माना जाता था कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाती हूँ, तब मैं उस समय गाती थी। तो बेटा से अलावा कभी वो शब्द मेरे लिए नहीं निकले। कभी कभी ईश्वर से मैं बोलती हूँ कि शायद भगवान ने कभी, ईश्वर ने मेरे से परीक्षा ली शायद। मैं आज भी एक संदेश देना चाहती हूँ हर बेटी को, आप कभी जीवन साथी को चुने, क्योंकि जीवन साथी एक संसार का पार्ट है, मेहमानों में आए। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि आपको हो सकता है कि आज अच्छा दिखा कल दिक्कत हो जाए। मुझे लगता है कि शायद मैं ही वो एक बेटी है जिसे एक कट्टे में एक बेटी का वो सच में है। तो मेरे बाबा को नहीं था, शायद अब बेटा हो। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि बहुत सारे सपने लेके आती है बेटी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत बड़ा बनना है और बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। लेकिन वैसा नहीं, मैं अभी भी झेलती हूँ बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में, जो मैं आज भी झेलती हूँ। उत्तराखंड, जहां धर्म, परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम है, जिसकी सुंदर और दुर्गम घाटियों में मेहनत और पग पग पर संघर्षों की अद्भुत कहानियां हैं। एक ऐसी ही कहानी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह की भी है। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र जौनसार जौनपुर में जन्मी रेशमा शाह ने केवल 13 साल की उम्र में अपनी मां को खोने और वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए संगीत जगत में अपनी एक पहचान बनाई। वर्ष 1998 में उन्होंने गायकी की शुरुआत करते हुए अपना पहला गाना छानी में रिकॉर्ड किया, किंतु फिर पारिवारिक कारणों से संगीत जगत से दूरी बना ली। एक लंबे गैप के बाद वर्ष 2009 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देकर संगीत जगत में वापसी की और उत्तराखंड संगीत जगत को ले भुजी जाला ले चूड़ा, बामण मामा, विदाई गीत, डाडे की कुरेड़ी मैतू को देश, सोमेश्वर महाराज जैसे कई सुपरहिट लोकगीत दिए। लोक गायिका रेशमा शाह उत्तराखंड के साथ ही देश और विदेश में भी खूब लोकप्रिय हैं। वह कई मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। वह अपने गीतों के माध्यम से जौनसार और जौनपुर की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। लोक गायिका रेशमा शाह को संगीत एवं नाटक एकेडमी दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया था और हाल ही में उन्हें कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी मथुरा की ओर से लोक संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। आज इसका एक उदाहरण रेशमा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि निरंतर उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कार्यरत हैं। पैदा होते ही जिस बेटी को माँ बाप ने त्याग दिया था, आज वही बेटी उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचा रही है। छोटी सी उम्र में माँ को खो देना, विवाह का हो जाना, ससुराल में रोजमर्रा की जिंदगी के बीच अपनी कला को निखारने तक का ये सफर बताने के लिए आपकी बात संवाद 365 के इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूँ आपके साथ चांदनी कुनिया। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह जो है उपस्थित है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी संवाद 365 में। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ संवाद 365 का, क्योंकि हमेशा एक समाज की और एक नारी की आवाज़ पूरे विश्व तक आप लोग ले जाते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी, धन्यवाद जी। क्योंकि संस्कृति के लिए आप काम कर रही हैं और आज मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने क्षेत्र की जो है वेशभूषा यहाँ पर पहन कर आई है, बहुत खूबसूरत आप लग रही है। और जिस तरीके से जो है आप उत्तराखंड की संस्कृति के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, लोग आपके गीतों के जो है बिल्कुल दीदार है और
क्योंकि हाल ही में जो है आपको डॉक्टरी की उपाधि भी मिली है और ये एक बहुत बड़ा पद है और अपने बहुत क्षेत्र बहुत के लिए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम शुरुआत वहीं से करेंगे जो मैंने आपको इंट्रो में सबसे पहले आपको संबोधित करते हुए कहा था कि बचपन में ही जो है आपको, जब आप पैदा होते हैं उसी वक्त आपके माँ बाप आपको त्याग देते हैं। वो क्या दौर था, क्या उसके पीछे की कहानी आप थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। उस दौर को जब मैं कभी अपने दिमाग और मन में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही वो एक बेटी है जिसे एक कट्टे में बोरा बोला हम लोग, और वो जीवन एक बेटी का वो सच में है। मैंने कहा भी बहुत, मैं बोलती भी हूँ कि सच में है। जब मेरा जन्म हुआ और मेरी माँ एक गांव में जो होता है कि पहाड़ की बेटी थी, वो गांव की घास काटते हुए खेती बाड़ी, मेरे माँ बाप भी गांव के किसान थे, ऐसा नहीं थे कि मतलब कोई शहरी गांव के। तो हम लोग ऑलरेडी 4 बहनें पहले थी, तो ये था उनको, मेरे बाबा को ये था कि मतलब शायद अब बेटा होगा। तो गांव की जो दाएं, मतलब जो गांव में दाएं होती है, वो जो मतलब बच्चों को जो डिलीवरी करती है, उसने कहा कि इस बार तेरा बेटा है मेरे बाबा को। तो गांव में ना डिलीवरी करते हुए उनको, मेरे को मतलब मेरी माँ को वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल गई तो जो उम्मीद थी मेरे बाबा को बेटा होगा, तो बेटा हुआ नहीं, मैं हो गई, बेटी हो गई, 5 बेटियाँ हो गई। 5 बेटियाँ हुई तो मेरे पापा को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, तो डॉक्टरों से मतलब ये कहा कि हम घर जा रहे, नॉर्मल डिलीवरी। तो वहाँ से लेके तो माँ से बोला कि माँ जी ने भी बोला कि चलो हम घर जाइए। तो माँ से मेरे पापा ने बोला कि लड़की तो मर गई और अब हमने यहाँ क्या करना है। तो मैं मर गई तो मतलब बच्चा मर गया, तो फिर वो घर जाने लगे। तो माँ तो माँ ही होती, माँ रोने लग गई कि चलो बेटी हुई तो बच्चा होता माँ का। तो जब वो लोग जाने लगे तो रास्ते में लोग पूछने लगे कि अरे कैसे हो गया। तो कहा कि अरे लड़की भी हो गई थी तो जिंदा रहती तो अपना किस्मत का खाती, ऐसा कुछ बोला है। तो मेरे पिताजी को थोड़ा सा वो झटका लगने लग गया कि ऐसा तो मरी तो नहीं हो, तो जिंदगी है। तो चलते गए, माँ रो रही थी, तो थोड़ा सा आगे गए तो उनके जो दोस्त मिले उनको, तो उनके जो दोस्त मिले तो उन्होंने पूछा उनको कि अरे ऐसा कैसे हो गया, चलो लड़की भी हो गई थी तो अपने किस्मत का खा ही लेती। तो ये बोला उन्होंने। तो मेरे पिताजी ने सुना उनसे, मेरे पिताजी ने बोला मैं तेरे से कुछ बात करनी है। तो पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ना लड़की ऐसा है, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरी लड़की मरी नहीं है, जिंदा है, पर मैंने उसको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ रखा है। ये बात उनसे अपने दोस्त ने कहा। उन्होंने कहा कि समझदार जो मेरे पिताजी के दोस्त, उन्होंने कहा कि ऐसा पाप मत पाल, तूने ऐसा क्यों करा भाई। अगर जब हो गई थी लड़की तो कोई बात नहीं, अब 4 की जगह 5 भी आ गए, पर हम मेरे को ही दे देता, मैं ही पाल लेता। तो मेरे पिताजी वापस गए उनके साथ और मैं वहाँ जिंदा मिली। और मतलब बहुत है जीवन की, कभी कभी मुझे ये लगता है कि बेटी को क्यों लोग इतना मतलब समझते कि बेटी है। बेटी एक बहुत बड़ा जीवन है, और उसके बाद की शुरुआत जो फिर और आती है मेरे जीवन में, जैसे आप लोगों ने कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग, ये गीत, तो उसके बाद जो पार्ट है जीवन का, कि उसके बाद ये लगाओ कि एक बेटी है, बचपन में उसको छोड़ दिया जाता है कट्टे में, और फिर वहाँ से वो जिंदा मिलती है। उसके बाद उस बच्चे के साथ, उस बेटी के साथ एक फिर और बड़ा एक जीवन में ऐसी बड़ी घटना घटती है कि 13 साल की उम्र में माँ 3 महीने पहले माँ का इस दुनिया से चले जाना, और 3 महीने बाद ऐसे जगह मुझे धकेल दिया गया जहाँ मुझे लगता है कि शायद जानवर भी उस जगह नहीं रह सकता। तो मेरी 13 साल में 3 महीने बाद मेरी माँ के मरने के बाद मेरी शादी हो गई। तो वो चीज़ें भी बहुत सारी मैंने झेली है, और मैं कहती हूँ कि कभी बेटियों को ना सताए, खास करके जैसे
मैम जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत भावुक इस नहीं, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि बहुत सारे सपने लेके आती है बेटी आपकी। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत बड़ा बनना है और बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं था। मैं अभी भी झेलती हूँ बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में जो मैं आज भी झेलती हूँ। पर ये था कि बस मेरी माँ ये बोलती थी कि जब मैं बचपन में गीत भी गाते थे तो बहुत सारे टॉर्चर होते थे गाँव में कि अरे आप तुम्हारी बेटी, मेरी माँ बोलती कि मैं तेरे साथ हूँ ना, लेकिन अपने हौसला कम मत करना। तो मेरा जीवन का एक संघर्ष रहा और वो पार्ट आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे सामने आती है मैं उसको झेल के पार करती हूँ। मैं हाँ जी जी जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जब आपकी माँ जो है 3 महीने पहले मर जाती है, उसके बाद 3 महीने बाद जो है आपका विवाह कर दिया जाता है और आप कहती हैं कि आज भी जो है वो दर्द दुख जो है आप झेल रही हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या जो है आप उसको दर्द और दुख कह रही हैं? एक चीज़ मैंने देखा, मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है और एक माँ हमेशा बहुत बड़ा सपना लेती है अपने माँ अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, खास करके बेटा तो चलो अपने बेटी की बात कर रही मैं, समाज के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। एक माँ हमेशा बहुत बड़ा सपना लेती है कि मेरी बेटी का घर बहुत अच्छा मिले और बहुत अच्छा, मतलब कहीं वो अच्छी नौकरी या जो भी उसका फील्ड है, चाहे वो खेल में है या संगीत में है या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, जी लेकिन वो माँ एकदम अचानक चला जाना और उसके बच्चे के जीवन में बहुत सारे ऐसे भूचाल आने। इसलिए मैं कहती हूँ कि कहती हूँ कि 13 साल का बच्चा तो एक अंधा ही समझो, मुझे तो लगता है। हमारे बच्चों का आज भी इतने बड़े बड़े हो गए तभी भी होश नहीं है, लेकिन एक 13 साल का बच्चा किसी के घर ना, मैंने उस समाज को देखा और उस समाज ने जिस घर में मैं गई हूँ उस घर ने मुझे कभी भी, मेरे जो अपने लोग थे, मैं बोलती हूँ कभी कि मैंने कभी एक जैसे जाते हैं कि रिश्तेदारी में शादी गई हम लोग, वहाँ बैठ के उनके साथ कभी खाना नहीं खाया होगा मैंने, कि मतलब उनके साथ बैठ गई मैं और मैं खाना खा रही हूँ। कभी वो लोग मेरे आसपास बैठते नहीं थे, मेरे से बहुत, मुझे मतलब एक अछूता माना जाता था। वो इसलिए माना जाता था कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाती हूँ, मतलब मैं उस समय गाती थी। तो बेटा से अलावा कभी वो शब्द मेरे लिए नहीं निकले और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मेरे को टॉर्चर किया गया उस टाइम पे। जब 13 साल हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मुझे तो शादी पता ही नहीं था। स्कूल में भी मैं भाग भाग के आई, वहाँ से भाग के आना, मुझे स्कूल पढ़ना है, मुझे अपने स्कूल जाना है, स्कूल का बैग टंगा हुआ, एक तरफ स्कूल का बैग देखना, एक तरफ ससुराल वाले खड़े हैं कि जाना है। हमने तो शादी कर दी इसके साथ, तू कैसे नहीं जाएगी। अब माँ होती तो वो शायद सोच समझ के घर देखती मेरे लिए। तो ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं छोड़ा और ऐसा नहीं, मैंने पढ़ाई भी करी। उन लोगों को कभी कभी मैं स्कूल पढ़ती थी, मैंने इंटर कॉलेज है नैनबाग का, तो एक लेडीज़ है, देखेंगे अब तो खैर नहीं है वो, पर मेरे परिवार के लोग देखेंगे, अगर देखते हैं सुनते हैं, तो वो आती थी कभी, तो मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी। शादी के बाद मैं इधर आई वहाँ से भाग के कि मुझे तो पढ़ना है। आप अपने मायके आए? तो मुझे तो मतलब मेरे अंदर तो एक लगन थी उसकी पढ़ने की, मेरे अंदर तो एक कीड़ा था पढ़ने का, खेल का, और होता है ना एक बच्चा। तो जब मैं छुट्टी होती थी तो हम गांव की जो जीप जाती उसका वेट करते थे घर जाने के लिए। पैदल है हमारे यहाँ से 7-8-9 किलोमीटर। वैसे तो मैंने पैदल ही जाती थी मैं, पर कभी कभी हमारी छुट्टी अगर रात जैसे सर्दियों में लेट हो गई तो वो लेडीज़ जब मिलती थी कभी मेरे को, मैं खड़ी रहती थी कि जीप जाए, तो वो अपने उधर से आती थी, मेरी ससुराल की थी वो लेडी। तो जब भी मुझे मिलती थी तो मुझे बोलती थी कि ऐसा है तू आ जाना उधर, नहीं तो ना तेरे को रस्से में बांध के ना, और जो पहले वो होते थे जोंगी, मतलब जीप जो होती थी उसके पीछे के डाले में तुझे बांध के लेके जाएंगे। और मैं रात को ना वही देखती थी सपने में कि मुझे ऐसा ना हो मैं जा रही स्कूल और मुझे सच में तो नहीं ले जाएंगे रस्से में बांध के। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे का क्या जीवन रहा होगा, उधर ससुराल और इधर मुझे पढ़ना भी है, अपनी माँ नहीं है, भाभी का परिवार है, भाभी है, ऐसा नहीं मेरी भाभी अपनी माँ जैसी, मेरी भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर वो समाज लगाओ, मैं कहीं खड़ी नहीं रह सकती थी। फिर भी मैंने जैसे भी करके अपनी पढ़ाई वहाँ से हाई स्कूल ही किया। फिर भी बहुत सारी चीज़ ऐसे कि मार मार के भी फिर वो घर
जो भी था, लेकिन जो मेरे ससुराल का समाज था, मैं आज भी उन चीज़ों को नहीं भूल सकती। मैं आज मिलती हूँ, उनके लिए भी हेल्प करती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ अत्याचार हो रखा, मैं ईश्वर से कहती हूँ, मैं किसी भी बेटी को मैं ये कहती हूँ कि अत्याचार ना झेले, बस संघर्ष करते रहो बस। तो रही उसी घर में हूँ आज भी, और मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मैम, जिस तरीके से आप बताती हैं कि 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी और उसके बाद जो है आपके ससुराल में जो है आपकी जो संगीत की जो आपकी शैली थी उसका विरोध किया जाता था, तो आप कितने समय तक जो है अपने जो माता हैं, जो आपकी माँ हैं, उनके घर में रहे, आप अपने मायके में रही, कितने समय तक आपने जो है अपने ससुराल आप गए नहीं, आपने स्कूलिंग कंप्लीट की? मेरी शादी हुई, जैसे गए, और मुझे यही पता नहीं कि शादी कैसे, मुझे आज भी नहीं पता कि कैसा दूल्हा था, कैसे बारात आई। मैं इस पे बैठी है, मेरी इससे बड़े कोई स्थान नहीं है, मुझे यही पता नहीं था। अब जब मैं वहाँ गई, इतना मुझे याद है, मेरे साथ में लड़कियाँ थी स्कूल की, जो 8वीं 9th में बच्ची थी, वो आई होगी 1-2, तो मैं सुबह उठ गई कि मुझे तो घर जाना, मुझे तो स्कूल जाना है, सुबह मेरी क्लास है, मेरा 9 बजे का स्कूल है। तो 9 बजे क्या, वहाँ ससुराल वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए, गांव की औरतें इधर उधर से, तो बहुत सारे, उस समय भी बहुत रोई, बहुत रुलाया। तो बस उसके बाद ये था कि 2 साल मैं रही, मतलब इधर भी आई, वहाँ भी पढ़ती रही, 2 साल तक तो नहीं, मतलब ये नहीं था कि इधर भी आई मैं वहाँ भी रही, तो 2 साल मैंने अपनी पढ़ाई करी। 2 साल आप मायके में रहे? मायके रही, हाँ। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी करती रही, मतलब, और यहाँ भी आती रही। लेकिन ये था कि मेरे पास ये नहीं था, मतलब कि जिस हिसाब से, मतलब इतना हम लोग, मैं इंटरव्यू में भी नहीं बोल सकती, जो मेरे जीवन का पार्ट रहा, जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे कभी कभी ईश्वर से मैं बोलती हूँ कि शायद भगवान ने कभी, ईश्वर ने मेरे से परीक्षा ली शायद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में रही, मतलब मेरे रिश्ता भी अपनी फैमिली से लोगों ने करा, मेरी सिस्टर है उसने करा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जीवन में मैं आज भी एक संदेश देना चाहती हूँ हर बेटी को, आप कभी जीवन साथी को चुने, क्योंकि जीवन साथी एक संसार का पार्ट है। हम इन मानव में आए तो शादी करना भी हमारे हिंदू धर्म का एक धर्म है। मैं एक नारी हूँ और मेरा कर्तव्य है, ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि इस धरती में, आपने इस धरती में, जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ का एक जो फल से बीज गिरता है, वो एक पौधे को जन्म देता है, और तब ये नींव चलती रहती है। संसार में आके हम अगर आई है एक नारी के रूप में, हमने, भगवान ने हमें जन्म दिया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस मानव में आके अपनी एक संतान जगा के जरूर जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो शादी नहीं करनी, शादी भी करनी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा समाज है, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि आपको हो सकता है कि आज अच्छा दिखा, कल दिक्कत हो जाए, लेकिन मैं उनसे, हर बेटी से यही कहती हूँ कि एक तो कभी जीवन में गलत डिसीजन ना ले कि मेरे साथ ये घटना घट गई, मेरा आदमी ने मेरे को छोड़ दिया दूसरे, और मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कम से कम 3 बार ये चीज़ें कर रखी है, मैं 3 बार मरने के लिए गई, लेकिन पता नहीं कौन मुझे रोकता था। मेरी माँ ने रोका, कहते हैं ना पितृ देवता पहले आते। 3 बार मैंने अपने आप करने की कोशिश करी, ये मेरी फैमिली को भी पता है, पर ईश्वर ने पता नहीं क्यों जिंदा रखा। तो मैं कहती हूँ ये जीवन नहीं है, हमारा जीवन है, अपनी मेहनत करो, और हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, उस जीवन को ऐसा मत जब दिया इस मानव में आके, फिर बाद में हमें जन्म मिलता कि नहीं मिलता। अगर आपको 10 रुपये भी मिल रहे हैं अपनी मेहनत का, तो उसे आप 10 लाख या 10 करोड़ समझ के, क्योंकि वो हमारा मेहनत का है। और कभी हौसला कम ना करें कि हमें तो कुछ होना ही नहीं आ गया हमारे पास, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जो इंसान कर नहीं सकता। और ख़ास करके बेटी की बात करें, आप मेरे से पूछो, आपको मैं ऐसी घटना बता रही, तो आप एक लेडी से, मेरे आत्मा से पूछ सकते हैं कि मैं विदेशों में जाती हूँ, बताओ तो कहाँ की मेरी कहानी, और इतना मेरे पीछे तामझाम मुझे डाउन करने के लिए, फिर भी कांटे जो होता है, मैं कहती हूँ गुलाब का जो फूल होता है उसके चारों तरफ पहले कांटा आता है, फूल पहले नहीं आता, पहले कांटे आते हैं और फिर फूल आता है। तो जीवन में जब तक आपके आसपास अगर वो कांटे ना मिलते मुझे, तो मैं आज आप जैसे लोगों के सामने खड़ी होती। तो जीवन में कांटे होने भी जरूरी है, उन कांटों को छोड़ के आप लक्ष्य की तरफ जाएं। मेरा ये मैं हर नारी से यही बोलना चाहूँगी, आने वाली खास करके जो हमारी नई जनरेशन में बच्चे बैठे हैं,
मैं स्कूलों में भी जाती हूँ, मैं बच्चों को कहती हूँ, खासकर लड़कियों को। आजकल की लड़कियाँ जल्दी ही हौसला खो बैठती है अपना, और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हमारे सामने, मेरे सामने, जिन्होंने कितनों ने ऐसे सुसाइड कर रखे, जो हमसे हम नहीं जानते थे। हम बाद में सोचे अरे उससे तो डिप्रेशन में गई, उसके पति के साथ लड़ाई मर गई। तो भाई तुम पतियों के चक्कर में मर रही क्या? अपने माँ बाप को देखो ना, उन्होंने कैसे तुम्हारे जन्म दिया और भगवान ने तुम्हें भेज रखा, तो क्या मरने के लिए भेज रखा? अब भाई मरना तो है ही, जिस दिन उसका बुलाव होगा उसको संसार नहीं रोक सकती। लेकिन जब तक आपके पास अपना ये शरीर है, भगवान ने दिया है, कुछ अच्छा करके जाओ। अरे इतना नहीं होगा तो इतना ही सही, लेकिन अच्छा करो, भगवान का सुमरण करो। कभी आप दुखी होते, परेशान हो, आप शांत होके ईश्वर से बात करो कि प्रभु मुझे हिम्मत दे जी। और बड़ों, जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी जिनके भाग्यशाली, जिनके माँ बाप हैं, उनसे ज्ञान लो और आगे भविष्य बढ़ने की कोशिश करो। सपने में भी ये देखो कि मुझे ये बनना है। मैं आपको रियल बता रही, मैम सच बता रही, कैमरे लगे सामने। मैं कभी सोती थी ना, जब हमें अब हम तो कलाकार हैं, कभी कभी मंच भी नहीं दिया हो, किसी ने गाली दी होगी, किसी ने कुछ बोला, तो मैं सोती हुई थी, तो मैं बोलती कि अरे कभी ऐसे होगा मैं जहाज़ में बैठूँगी ना। जहाज़ तो हमें तो गाड़ी नहीं मिलती थी, हमारे पास किराए भी नहीं होते थे, जूते भी नहीं होते थे मेरे पहनने के लिए। स्कूल के जूते भी इतना नहीं बताता कोई, मेरे पास जूते नहीं होते थे, जूते में मैं ऐसे मांग के ले जाती थी। ड्रेस मैंने कभी नई ड्रेस नहीं पहनी, दूसरे जैसे आप मेरे से बड़ी क्लास की हो तो आपकी ड्रेस मांगती थी, जैसे आपने बोला मेरे को छोटी पड़ गई आप पहन लो, तो वो जीवन मेरा रहा। कपड़े भी स्कूल की यूनिफॉर्म में मांग के पहन के मैंने पढ़ाई करी। आप लगाओ इस आत्मा से, तब मैं आज यहाँ हूँ। तो आप सब कुछ आपको आपके माँ बाप दे रहे, आप लक्ष्य को पकड़ो ना अपने, सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा ससुराल भी मिल जाता है, अच्छा पति भी मिलेगा, अच्छा समाज भी मिलेगा। अगर जब आप मेहनत करो, आप खुद ही डगमगा जाओगे। अभी कुर्सी डगमगा जाए तो आप तो गिर जाएंगे। ये सबसे मेन है ना, ये कुर्सी इस पे बैठे हैं, इसने हमारी सारी मतलब हम लोगों को जी, ये हमारा एक टिकाऊ है जी। तो जीवन भी टिकाऊ है। यानी कि जो रेशमा शाह हैं, जो एक बहुत बड़े पर्दे की कलाकार हैं, उनका संघर्ष जो है, जब वो 13 साल की थी, एक छोटी सी उम्र में जो है उनका संघर्ष जो है वो शुरू हो चुका था, और आज जो है एक नारी शक्ति का एक उदाहरण वो हमारे सामने है। आज जो है हम देख पाते हैं कि छोटी छोटी बात पर लोगों के मन में कई सारे सवाल जो है खड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार जो है लोग आसानी से बन जाते हैं, और कई बार जो है व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया के ज़माने में अक्सर जो है हमें दूसरे या तीसरे दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, किंतु आपने जो है उस दौरान इतनी हिम्मत बनाई, और एक 13 साल की उम्र में जब क्योंकि आजकल तो हम सब कुछ बहुत आसानी से हमारे पास उपलब्ध होता है, बच्चे बहुत आसानी से जो है चीज़ों से जुड़ जाते हैं, उनका मानसिक विकास जो है बहुत आसानी से हो जाता है, किंतु उस दौर में जब दूर दूर तक जो है इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लाइट भी बहुत मुश्किल से, सड़कें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, उस दौरान जो है आपकी सूझबूझ और आपकी समझदारी ने जो है आपको यहाँ तक पहुँचाया। और इसी से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जो है कला, जिस मैंने ये सुना है कि 13 साल की उम्र में ही जो है आपने एक रिकॉर्डिंग की थी, और वो छानी जो है, जिसे गौशाला कहते हैं जहाँ गाय भैंस रहती हैं, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। वो क्या कहानी थी, थोड़ा उसे बताएंगे? मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, वैसे मैं गौ भक्त भी हूँ और मैं गौ माता की बहुत सेवा करती हूँ, और मुझे लगता है इसलिए सेवा करती हूँ कि हो सकता है उस गौ माँ ने तब भी आशीर्वाद दिया होगा। मेरी सबसे पहले रिकॉर्डिंग छानी में हुई, और छानी में एक टैब रिकॉर्ड मोहनलाल निराला भाई जी ने लाया था, मुंबई से आए थे वो, और उन्होंने ये कहा था कि एक गीत आप लेके आना। मतलब बात तो उन्होंने हमारे सर से करी, जो टीचर थे, क्या सर और बड़ जी थे जी। तो मैंने कहा गीत तो ऐसा तो मुझे आता नहीं, पर ऐसे कि जैसे कविताएं हम लोग बनाते हैं या 15 अगस्त में हम लोग कुछ जैसे गाते हैं, तो मैं घर गई तो गीत में जब लेके आई और मैंने उसको गाया, 2-3 गीत और थे, तब भी मैंने एक संदेश दिया था उस जमाने कि मारा दारू वारा चटकारा मेरे भाई जो खेला छोड़ दिया। मतलब उस समय भी, मतलब उस जमाने कि दारू का चटकारा छोड़ दो, ये खेल बेकार है। थोड़ा मैम वो जो गीत आपने उस छाती में रिकॉर्ड किए थे, उनके कुछ 2-4 पंक्तियां अगर आप गुनगुनाएं। हो मारा दारू वाला चटकारा मेरे भाइयों, ये जो खेला छोड़ दिया, मारा दारू वाला चटकारा मेरे भाइयों,
ये जो खेला छोड़ दिया, ये था। और एक गीत और था, तब महिलाओं पे आरक्षण में प्रधान बनी थी, जी। तो वो भी मेरे दिमाग में था कि हमारे यहाँ प्रधान बनी और महिला बने, और वो अनपढ़ थी और उनके हस्बैंड पढ़े लिखे थे, तो वो सिर्फ साइन करती थी, तो मतलब बच्चों के दिमाग ना, तो वो मैंने गीत बना दिया। तो वो गीत एक उस जमाने के गीत था, गाउँ गाउँ आइरहेसी टके मैला पर्दा नबाँड्ने, गाउँ गाउँ आइरहेसी टके मैला पर्दा नबाँड्ने, पढ्नु लेख्नु मुके नयाँदो तुई मोर लगाया, तुही मोर लगाया, ही गाउँ गाउँ आइरहेसी टके मैला पर्दा नबाँड्ने। मतलब ये तब वो दिमाग बना कि गांव में महिलाएं प्रधान बन रही, तो महिलाओं को तब एक आरक्षण मिल गया था कि महिलाएं भी अब आगे आ सकती। तो मेरे लिए खुशी का ये इसलिए गाया मैंने उस गीत को कि सच में बेटियों को, क्योंकि जो मेरे जीवन से संघर्ष था कि बेटियां नहीं चाहिए, तो अब देखो प्रधान भी महिलाएं बन रही है, तो तब मैंने वो गीत गाया था। तो उस जमाने बहुत पॉपुलर, आज भी लोग मंच पे मेरे पास डिमांड करते हैं कि मैडम 2 लाइन गीत की सुनाते हैं। मैंने कहा अब तो जी। ये तो था पहला गीत जब आपका रिकॉर्ड हुआ था। पहली बार जब आपने किसी मंच पर गाया था, जो पहला मंच आपको मिला था? अच्छा, वो सबसे पहला मंच तो वैसे तो मैं रामलीलाओं के मंच में बहुत सारे ऐसे जो मैंने गाती थी, लेकिन जो उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा मंच मुझे मिला वो देहरादून। मैं मसूरी रहती थी और देहरादून का एक मंच था, हमारे उत्तराखंड का उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, और वो एक मंच था। मुझे किसी ने कोरस के लिए बोला, आप गा तो लेती हो थोड़ा, मतलब 8-9 साल बाद। तो एक दिन मैं मसूरी गई थी ऐसे प्रोग्राम देखने, तो वहाँ कि कोई मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा कि एक देहरादून में कार्यक्रम है और आपको उसमें चलना है। तो मेरी बेटी भी साथ थी और मेरी फैमिली में लेके आई हूँ, और एक लड़की और थी, कोई कुमाऊँ की थी, मैं नाम भूल गई, बहुत अच्छा गाती थी। अब कौन से समय की बात रही होगी वैसे ये 2009 की बात। 9 की बात। हाँ, 2009 से ही शुरू करा मैंने, मतलब आप लगाओ कि 8-10 साल, 9-10 साल बाद मैंने गाना शुरू करा। तो वो कुमाऊँ की थी, बहुत अच्छा गाती थी, मैं नाम भूल गई उस लड़की का, न्योली गाती थी, वो बड़ी गजब। अब तो नहीं है, क्यों खत्म नहीं, पता नहीं, जो यहाँ भी होगी बेचारी। तो उसके साथ मैंने कोरस गाया, और वो मंच था वहाँ प्रीतम भरतवाण जी, बड़े भाई जी लोग थे, और बहुत बड़े बड़े स्टार थे सारे, जो बड़ा बड़ा नाम था, सभी थे। तो हमने कोरस गाया, तो कोरस मैंने सुर में गाया, तो हम आके नीचे बैठ गए। तब मेरे जीवन की शुरुआती थी। फिर तो जैसे गा के मैं नीचे आई, तो बल्ला नेगी जी सर आ गए पीछे के रूम में, तो मैं अपने ड्रेस में थी जो मैंने पहन रखा, ऐसा ही मैंने मैंने कहा कि कोई एक वो रेशमा आप गाना गाओगे? मैंने कहा सर कैसा गाना गाना, तो मैं तो इसके लिए आई, मैं कैसे गाना और गाना है अभी कि नाना एक गाना, यहाँ कोई जौनसारी गाना नहीं है किसी ने गाया यहाँ, तो यहाँ कोई सिंगर नहीं है, आप एक जौनसारी गाना गा दो। तो मैंने कहा सर ऐसा तो मुझे म्यूजिक साथ ढंग से आता नहीं, पर जैसा भी होगा। कोरस में देगी, चल मैं गलत गा रही हूँ, थोड़ा आप सारा दे रहा, आपको सुन सुन के मैं गा रही हूँ। पर ये कि तब मैं उस जमाने की सिंगर थी, ऐसा भी नहीं कि सुर ताल तो मैं जानती थी। तो मैंने मंच में जब मैं अपनी वेशभूषा में जब गई, तो एक गीत था, जौनसारी गीत है वो, खास करके उनके लिए था, जैसे बॉर्डर में लोग रहते हैं नौकरी, और उनकी धर्म पत्नी गाँव में एक भैंस भी आई, तो हमारे पहली वो बोलता है कि पहला जो मक्खन आता है, एक तो भगवान जी को चढ़ता है, फिर दूसरा जो खास होगा परिवार को, इसलिए हमारे यहाँ रखते हैं। तो वो गीत मैंने गाया। एक लाइन सुना देते। इतिखाया घरे समी झुर रही लागे, दूजी खुशिया की बात बोलू हिमसरई भ्याई, तिखाया घरे समी झुर रही मो लागे, दूजी खुशिया की बात बोलू मसरई भ्याई, झुरो तेरी लागी रोई नांदरे नांदरे लड़कोटी, दिखाया घरे समी मसरई भ्याई।
तो मतलब वो भाषा में ऐसा था कि वो बैंसरे बिहार जी। मक्खन आप ले। तो वो गाना जब मैंने गाया हम्म। तो सीएम साहब भी बैठे थे नीचे और गदगद हो गए वो लोग कि ये गाना और ये जो ड्रेस है मतलब वो अलग ही था सारा लुक। तो गाना भी जैसा भी था लोगों को अच्छा लगा, मैं तो जैसा भी गाया होगा। फिर मैडम आई बीना भट्ट जी और उन्होंने कहा कि वो लड़की, अब उन्हें क्या पता कि इसके घर में बाल बच्चे वाली लड़की, तो उन्हें नहीं था जी पता जी जी। कि वो लड़की कहाँ है जिसने ये गाना गाया जौन सार के। तो मैंने कहा मैम का मैं ही हूँ। तो उन्होंने एक मुझे ऐसे ही गमला दिया हाथ पे और 15,000 का चेक मुझे दिया। तो 15,000 तो मेरे लिए ये समझे 15 लाख रुपए देखे मैंने, कभी पैसा ही नहीं देखा था, बहुत गरीबी से जेल आई चुकी। तो वो चेक दिया और उन्होंने कहा कि आपका जो गाना था और आपकी जो ड्रेस है ये मेरे को बहुत पसंद आई और मैं बेटा आपको 15,000 का चेक दे रही हूँ। तो फिर वो चेक था और वो मंच था। उसके बाद मैं घर गई तो बड़े मुश्किल से तो हमने खाता खोला बैंक का, क्योंकि कुछ नहीं था हमारे पास ऐसा। तो वो 15,000 का चेक मैंने उस पर लगाए। फिर मुझे किसी का फ़ोन आया कि एक रिकॉर्डिंग करनी है, तो ऐसे ऐसे करके रिकॉर्डिंग शुरुआत आती हुई। रही। हाँ, और फिर जो सबसे हिट था फिर गाना वो मेरा हिमाचल में हुआ, रामपुर में ले बूजी जाला ले। हाँ जी जी, वो तो बहुत प्रसिद्ध गाना, हाँ। अगर उसकी लाइनें हो जाए। हाँ, और उसके बाद फिर मेरी शुरुआत हो गई थी थोड़ा थोड़ा मंचों में। और जो एक बड़ा जो गीत जिससे मुझे नाम मिला रेशमा जी। सा, आज भी मैं विदेशों में जाती हूँ तो सबसे पहले वही बोलते भाई बहन जी आएंगे तो ले बूजी पहले गाना। जी। मैंने कहा भाई जी चल, तो 2 लाइन में वो आप सबके बीच सुना देती हूँ। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा रातू को सूरज जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा ले धाना मसीन खोली मेरा मैं त्यों काली मैं तोड़ा रातू को सूरज जाजी मेरा मैं त्यों काली मैं तोड़ा। जी ये गाना जो लोग आज भी इसकी हालांकि बिल्कुल। गाने बहुत गाए हैं और इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है लोगों के बीच में। ये गाना तो मेरा भी खुद पर्सनल फेवरेट है मैम आपका। मैम, ये आपके जो सारे जीवन के संघर्ष हैं और इसमें जो है क्योंकि एक महिला जब उसका विवाह हो जाता है उसके बाद कहते हैं उसका जीवन साथी उसके साथ जो है हर कदम पे उसके साथ होता है, तो उस दौरान जो है जब ये परिस्थितियाँ आपके साथ थी, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घट रही थी, तो आपके जो पति हैं उनका कैसा, उनका क्या बर्ताव था? ठीक था, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट करा और आज भी सपोर्ट करते हैं। और बस उनको भी बाद में ये लगा, देखो इंसान को पता लगता है कि कौन इंसान, अब ठीक है अभी हम हैं तो हमें अगर वैसे तो मतलब हो सके कि कहते हैं कि जब हम पकड़ने की हम सोच रहे जानवर को किसी को पकड़े, और उम्मीद तो हमारी खरगोश की है जी कि हम खरगोश को पकड़ने जा रहे हैं और हमें शेर का बच्चा मिल जाए। जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही है जी। हूँ। तो उम्मीद हम यहाँ से जाएगी खरगोश का बच्चा पकड़ेंगे आज से जंगल से, लेकिन उससे शेर का बच्चा मिल जाए। तो पहले तो समझ नहीं पाए कि ये शेर का बच्चा है, ये खरगोश है, लेकिन जब इंसान को समझ आती है तो समझ गए कि हमने किसका बच्चा लाया है और ये कोई साधारण लेडीज़ नहीं है। तो वो समझ गए थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें रही तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत फिर सपोर्ट करा। हालांकि उनके साथ भी जब हम लोग जाते थे तो उनको भी बहुत टॉर्चर किया जाता था कि कैसे भेजता है तो अपनी बेबी को, अच्छा और कहाँ जाती है जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मेरे गाने चलते थे शादियों में। तब मेरा उसके बाद एक गाना आया था बहुत जो मतलब पार्टी वाला गाना था। एक लाइन सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल उनके मैम। लिए सुना रही जो डीजे बंद कर देते थे मेरे गाने सुनने। जी, जी। इस बेटे का गाना मत सुना। ठीक है, ईश्वर तेरी कृपा रहनी चाहिए। चांदना की चौकी ले भाई मामा, चांदना की चौकी ले भाई मामा, दुई मामा भाणी जाले भाई मामा, दारुमा से कसौकी ले भाई मामा, दुई मामा भाणी जाले भाई मामा, दारुमा चो कसौकी ले भाई मामा, माछू को टुंगारा ले भाई मामा, दुई मामा भाणी जाले भाई मामा। मतलब ये हमारा
पारंपरिक गीत, इसमें कोई ये नहीं कि मैं किसी चीज जी, को जी, जी। एक कि हमारे यहाँ का है, हमारे गांव में पहाड़ में मामा भांजे का शादी ब्याह जी। में जो हमारे यहाँ चलता है, तो नोक उसमें झोंक। तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था उसके जी, जी। टाइम। तो वो लोग जब सुनते थे, पहले उन्होंने बोला है मेरे लिए, तो हमने कभी उनको जवाब नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते हैं सुनते हैं आज भी यूट्यूब पे, जब कभी हमने कभी नहीं बोला उसको। मैं रोती थी, उनके सामने नहीं रोती थी, मैं चुपके से रोती थी जब वो मुझे बोलते थे। मैम, आपको जो है इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह जो है पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया, आपको डॉक्टरी की भी अभी उपाधि मिली है, और उत्तराखंड की संस्कृति में जब जब जिक्र होगा आपका नाम बिल्कुल सबसे आगे रहेगा। कैसा लगता है जब आप इतने बड़े मंच पर गाती हैं, अपनी संस्कृति के लिए आप संस्कृति को जो है विश्व तक पहुंचाती हैं, पुरस्कार जब आपको मिले, कैसा अनुभव थे? सबसे पहले मैं जो मुझे एक अंदर से फील करती हूँ, मैं जब भी मुझे अभी डॉक्टर का मुझे उपाधि मिली है, तो और जब मुझे दिल्ली से फ़ोन आता है भारत सरकार का कि आपको जी। ये अवार्ड आपको अलॉट हुआ है, आपको भारत सरकार अलॉट ये अवार्ड दे, तो मुझे अपने पे नहीं गर्व होता है, दिल से बोल रही। मुझे हर एक औरत दिखती है, फिर एक हर बेटी दिखती है कि भगवान हर बेटी को ऐसी ताकत देना जैसे आप मुझे देते हैं। तो मेरे को अंदर से बस वो फील करती हूँ कि मेरी मातृ शक्ति की जीत हो रही बस। जो मुझे कोई भी मान सम्मान मिलता है किसी मंचों में, अभी महिला क्या है महिला दिवस पे जी, जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे जी, जी। उत्तराखंड की सशक्तिकरण पे वो एक अभी सम्मानित किया किया था। संघर्षशील। जी। तो वो संघर्ष जितने भी मुझे सम्मान मिलते हैं सब इन महिला और इन बेटियों के लिए है। मतलब एक संघर्ष मेरा नहीं है, और उन बहनों का भी है जो इस तरह से मेरी तरह एक संघर्ष करके, आप जैसे लोग हैं बेटा अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे भी मैं प्रेरणा लेती हूँ। जीवन में क्या होता है, मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ, हमसे छोटा भी है कोई, हमारा बच्चा भी है, उससे भी आप सीखो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या है भविष्य। तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, मैं आपसे भी प्रेरणा लेती हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए जीवन में। आप आगे तभी बढ़ पाओगे। अब ये नहीं कि तुम ऊपर ही उड़ रहे, जी। जितना आप ऊपर बढ़ोगे उतना आपको झुकना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि धान जितना उसका पेड़ बढ़ता है वो उतना वो झुकता है। अब कोदो खड़ाट करी खड़ो किकड़ाट हुई थे। हाँ। तो जीवन जितना आप आगे बढ़ो उतने अपने बड़े लोगों को, अपने अच्छे लोगों को साथ लेके आशीर्वाद देके आप संघर्ष करते रहो, मेरा ये मानना है। जी, आपके जो है हर पल पल पे मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए जो है एक आप उदाहरण, एक मिसाल जो है आप हैं। मैम, क्योंकि आप जो है आप एक छोटी उम्र से जो है उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और आपका नाता जो है संस्कृति के लिए जो है आपका जो लगाव है वो हमें दिखता है। और आज हम देख पाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस संस्कृति से जो है वो टूट रही है। आजकल जो गीत बनते हैं उनमें भी जो है संस्कृति का वो प्रेम, संस्कृति का वो भाव नजर नहीं आता है जो पुराने समय में जो आपके गीतों में था, जो हमारे नेगी दा के गीतों में हमें नजर आता है, जो प्रीतम भरतवाण जी के गीतों में नजर आता है। क्या कहेंगी आप इस पर और क्या सोचती हैं आप इन पर? जैसे मेरी तो शुरुआत जैसे नेगी जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, रत्न जी, तो हम सभी कलाकार अब और क्या मानते, मैं तो उनको एक संगीत का सागर मानती हूँ जी। और उनको सुन के मैं ही नहीं, सच में मतलब मेरी शुरुआत वैसे गांव में जैसे हमारे यहाँ घास काटते, मेरी माँ हमेशा नेगी सर के गाने ही सुनती थी और उनको सुन के ना, अब हम पहले जानते नहीं थे कि नेगी जी कैसेटें आते थे। हाँ। मेरे पिताजी लाते थे, तो माँ जी भी नेगी जी के गीत गाते थे, तो उनको सुन के भी हम बड़े हुए और भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत है। मैं नेगी जी को आज भी सुनती हूँ। तो मेरा ये कि देखो, नेगी जी को जिन्होंने सुना होगा, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, नेगी जी को जिन्होंने सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं अपने संगीत की जड़ में जाते होंगे जी। कि हमारे संगीत क्या है, हमारी जड़ है। अब जो उड़ते हैं ऊपर का है ऐसा नहीं, लोग अच्छे अपने तरफ से गा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जब तक सांसें जो है चल रही हैं
तब तक अपनी मैं जो हमारी विरासत है, हमारे लोकगीत है, लोक परंपराएं, मैं बोल तो रही कल ही आज मैं जा रही हूँ अभी इसके बाद भी रिकॉर्डिंग करने, उसमें भी मेरे ऐसे जो हमारे पुराने पंडों के गीत और छोपुती के गीत उनको मैं तैयार कर रही हूँ कि भूल ना जाए। छोपुती है ही, अब गांव में करते ही नहीं कोई बिल्कुल। छोपुती। तो मेरा थोड़ा सा ये कि अपने जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं सब, हम किसी को अब क्या बोल सकते हैं कि आप जो उनकी सोच है, ऐसा नहीं, सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है कलाकारों को। हमारे टाइम पे तो कुछ होता ही नहीं था। अब आप लगाओ कि आज यहाँ संस्कृति विभाग से प्रोग्राम हो रहे या सरकार प्रोग्राम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दे रही बढ़ाओ, लेकिन अपने आप भी तो समझो कुछ जी। अब ये नहीं कि वहाँ प्रोग्राम गया मैंने उड़ते उड़ते गाने गा दिए, तो वो ठीक है, सब अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो हमारी गांव की विरासत है उसको लेके भी चले तो आगे आप भविष्य में और अच्छा कर पाए। क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि जो पुराने गीत हैं उन्हीं को जो है दोबारा तैयार करके, उन्हीं गीतों पर जो है काम करके उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि पुराने ही कुछ नया नहीं मिलता, मतलब पुराने गीत ही क्यों लेके आ रहे हैं, हाँ। हालांकि उन पे नमक मिर्च लगा के जी। हालांकि खैर मर तो रहे, उनकी आत्माएं तो मर रही, खैर हाँ। जैसे किसी चीज पे कील ठोकते हैं ना, उसको चिपकाना है दीवार में, जी। तो वैसा ही उसको तोड़ मरोड़ के जो भी कर रहे हैं, पर ठीक है। पर ये कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो ठेठ चीजें हमारे, उनको ना खोए। कुछ ठेठ चीजें हमारी जो अब ये चल तो जाते हैं, फिर वही गाते हैं। अब हमारे मैं गाती हूँ कि हमारे यहाँ झेंता गाते हैं जैसे झेंता गाते जी जी। उनाए ताऊ फांडी बोल बेडुड़ा काय लागी पातेड़ी बल उनाए ताऊ फांडी बोल बेडुड़ा काय लागी पाते। तो ये झेंता हो गया ये। अब उसमें जो थोड़ा सा आजकल जो गिटार गुटार हाँ। अरे ऊना है तो फांडी वाला के लागी पातोड़ी ऊना है, तो वो थोड़ा अलग हो गया। और वो 4 दिन ये चलेगा गिटार वाला, फिर लास्ट में वही झेंता गाएंगे गाँव में। तो हमारी जो विरासत है उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो हर कलाकार को क्या, हर अब हमारे नए जनरेशन के बच्चों को मैं कहती हूँ अपने गाँव में जाएं, हम यहीं ना गाएं गीत, गांव में जाएं, बुजुर्गों के साथ बैठें और अपने बड़े लोगों से कुछ सीखें। अगर आपने इस फील्ड में आना है, अब यानी कि 2 गीत गा लो, मैं लोक गायक बन गया। लोक गायक का मतलब क्या होता है? लोक मने लोक चीज को लेके आना, तब बनना है। जी बिल्कुल। तो मैं उन लोगों की यही ले कहूँगी, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बस लगे रहो अपने पहाड़ की संस्कृति को, बस ये कि अपनी विरासत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी एक उदाहरण दिया अपने गीत के माध्यम से कि पहले वो जो है हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे पूर्वज जो है उनको चलाते हुए आए थे, आज वही चीज़ जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गई है और वही चीज़ जो है गिटार पर सुनने को मिलती है। क्योंकि संस्कृति के साथ छेड़छाड़ जो है नहीं होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ उसे मानते हैं। हमारे यहाँ पंडों आप लोग बोलते हैं कि हम लोग जागर गाते हैं, तो उसमें क्यों पावर है? आप जाओ ना, आप लाओ ना अंग्रेजी, अंग्रेजी को बजाओ, तो उन पे क्यों नहीं आ रहा? देखो बिल्कुल उन गीतों से आप जागर गाओ, अरे रिद्धि सिद्धि पांडव की भूमि नाचो नाचो मेरे मासुरा जाए, और चालो देवता डांडाए गंगा स्नानो लाले, चल पांडव डांडे मातुर्या नाचली। तो उन पे पावर है जी, उन देवताओं की, उन जो हमारे पूर्वजों ने, उनको तो नहीं था कोई सिखाने वाला। हम तो सीख रहे, मेरे गुरु है सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु, उनके गुरु कौन थे? भगवान। बिल्कुल। हमारे यहाँ कभी भी आप गए होंगे लाखा मंडल, है ना? आज भी हमारे यहाँ पंडों की जब धुयाल बसती है जी, है ना, तो बिल्कुल उन लेके जाऊंगी। मैं तो सोच ही रही हमारे यहाँ के पंडों को देखना आप लोग, उन पे मैं मानती हूँ कि उनमें एक ऊर्जा होती है, जो वो ऊर्जा हमें उनकी ओर खींचती है, किंतु अब वो देखने को नहीं मिलती है। मैम, आखिरी प्रश्न मैं एक लेना चाहूंगी, और प्रश्न भी क्या है, क्योंकि आप महासु देवता की भूमि से आती है, महासु देवता की आप ध्यान है, बेटी है उनकी, और तो उनका एक गीत जो है जाते जाते अगर आप कुछ 2-4 पंक्तियां आप गुनगुना दें। मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं और उत्तराखंड की उन
गांव कूड़ी खलियान और दान सयाणों जीव को बाणी में आज भी भगवान विराजमान। और हम तो उत्तराखंड का देवभूमि के लोग। मैं अपने भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, माँ यमुना, काशी जी। विश्वनाथ और मेरे बोठा मासू दूधाधारी भगवान नाग देवता का चरणों में प्रणाम करते हुए और संवाद 365 इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करूंगी कि इस चैनल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है पूरे विश्व पटल में लोग इसको सुनते हैं, इसको फॉलो करते हैं। मैं इस चीज़ की आभारी हूँ आप सबकी, क्योंकि एक कलाकार को आप लोग एक जीवन देते हैं, एक संस्कृति को आप जीवन देते हैं और एक नारी का एक सम्मान जो मिलता है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल को भी और आपको भी मैम और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि भविष्य में भी फिर आपसे जल्दी मुलाकात हो और आप ही लोगों से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो दिल से धन्यवाद मैम आपका भी। थैंक यू। और बस आपसे विदाई लूँगी। एक गीत जो है मासू देवता का, अगर आप कुछ जी। 2-4 पंक्तियां उनके गुनगुना दे तो। भगवान महाशिव शिव है और आप कभी हनोल गए होंगे तो जो भगवान मासू देवता का जो मंदिर है वो पांडवों ने ही उसको बनाया था। जी। तो मैं 2 लाइनें जो लोग मेरे गीत सुनते हैं। हाँ, धन बोठा मसूली बराजा तेरी हो नोड़ी ठाइयो, धन बोठा मसूली बराजा तेरी हो नोड़ी ठाइयो, तेरे थानों दे मासू देवा ग्वांडा देंदी चढ़ाइयो, तेरे नाव के मेरे मासू देवा साकिरो देंदी मांडियो, धन बोठा मसूली महाराजा तेरी हो नोड़ी ठाइयो, तेरो बाकी सजी मंदिर पांडोई बाणो, धन बोठा मसूली महाराजा तेरी हो नोड़ी ठाइयो। धन्यवाद जी। मैम एक और प्रश्न में मैं आखिरी ये लेना चाहूंगी कि आपने जो है इतनी सुंदर वेशभूषा पहनी है, तो हमें, क्योंकि ये विलुप्त भी हो रही है, लोगों को इसके नाम भी नहीं पता है और मैं खुद कई चीज़ों के नाम नहीं जानती हूँ और जौनसार जौनपुर की संस्कृति आपके जो परिवार है उसमें नजर आ रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा, इनके बारे में अगर इनका नाम वगैरह बता दें, क्या कहते हैं? मैम ये चीज़ भी आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। आज से शायद 15-16 साल हो गए जी। तब हमारा जो मैं पहन रखी हूँ घाघरा ढांटू ये, हाँ। तो उस समय बहुत कम लोग इसको पहनते थे। अब तो पूरी हमारे छोटे छोटे बच्चे और देश विदेश में भी इसकी डिमांड बढ़ जी गई है। बिल्कुल। तो ये तो मेरा घाघरा है। हाँ। और जो हमारे यहाँ पहनते हैं ये हमारे यहाँ खिलका होता है, इसके ऊपर एक आंगड़ी भी होती है, वो आज लाई में। और ये हमारे यहाँ ताइत होता है, जो हमारे यहाँ के विराट पुराने जमाने लोग इसको पहनते थे। और ये ताइत और ये हमारे देखिए कंठी, ये हम कंठी बोल रहे हैं। और कंठी। हाँ, ये हमारे तुंगल, एक बुलाक भी होती है पर बुलाक पहनी नहीं आज। और ये तुंगल है हमारे यहाँ पहनते हैं इनको। और ये नथ है, ये तो हमारे पूरे उत्तराखंड में चलती है। वैसे तो टीरी की नथ बोला जाता है, लेकिन हमारा जौनपुर से और रवाई क्षेत्र और जौनसार का जो बेल्ट है वहाँ टीरी की नथ हमारे यहाँ पहले से ही लोग इसको पहनते हैं। और बुलाक हमारे यहाँ जी। हाँ जी। और जो आपने कान इधर ये हमारे इसको बोलते हैं मुर्कियाँ। अच्छा। ये हमारे यहाँ कान की मुर्कियाँ हैं। ये भी बहुत अब आप कभी भी देखना हमारे यहाँ शादियों में, जब से मैंने सबसे पहले शुरू में ये तुंगल पहने थे तो पहले लोगों ने, मेरी खुद भाभी हैं तो उनके माँ जी के तुंगल थे पहले मेरे माँ के, तो मेरी भाभी ने वो तुंगल तोड़ के झुमकियाँ बनाई। अब मैं इनको पहन के गई ऐसी बहुत पहले जी। तो जब भाभी लोगों ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर लग रहे हैं तो उन्होंने फिर अब तुंगल बनाए। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आजकल ज्यादा चल रहा है कि अब तुंगल ही पहनते। नई दुल्हन भी आएगी वो तुंगल पहनेगी, वो भी नहीं कि नए फैशन वाले तो बाद में पहनते, लेकिन जिस दिन हमारा बड़ा रिसेप्शन होता है, जिस दिन हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं तो तुंगल और ये मतलब ये नथ या बुलाक तो कम पर ये तो पहनते हैं मुर्गियाँ ऊपर, कान की मुर्गियाँ आएंगी।
जी, आपके जो है जो भी आभूषण आपने पहने उसमें चांदी का पहरवार ज्यादा है, हाँ, क्योंकि पहले चांदी पहनते पहले ज्यादा चांदी पहनते थे लोग। और क्योंकि जब एक हम कहते हैं कि जब एक बड़ा व्यक्तित्व जब किसी चीज को फॉलो करता है तो लोग उसकी ओर ज्यादा जाते हैं, उसकी चीजों को फॉलो करना पसंद करते हैं। और क्योंकि आप अपनी संस्कृति की जो है सारी चीजें आगे लेकर चल रही हैं, और यही कारण है कि आज उन्हें देखकर लोग उनसे प्रभावित होकर अपनी पुरानी चीजें जो है फिर से अपना रहे हैं। हाँ, मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आज हमारे साथ जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह जो हमारे साथ उपस्थित थी। उन्होंने एक विस्तार से हमसे अपने जीवन के बारे में बताया, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया, और जिस तरीके से जो है वो एक नारी शक्ति का एक उदाहरण है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो लोग अपने जीवन में जब डगमगा जाते हैं उनके लिए एक उदाहरण है। उन्होंने जो है विस्तार से इस पर बातचीत की और अपनी संस्कृति के लिए जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जब वो 13 साल की थी तब से लेकर आज तक जो है यह संघर्ष है। और यही कारण है कि आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति जब उत्तराखंड से जुड़ता है तो रेशमा शाह को जरूर जानता है, उनके गीतों को जरूर सुनता है। और उनसे एक विस्तार से हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।